नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सचिन नर्सिंग XYZ में। आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट को, जो कि सभी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी माने तो एक मेडिकल फील्ड का बेस होता है। हमें बहुत ही सीरियसली हमें इसे को पढ़ना पड़ता है, जिससे कि आने वाले सब्जेक्ट हम अच्छे से क्लियर कर सकें। अगर हमने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी अच्छे से पढ़ा है, सारे सिस्टम को अच्छे से हमने पढ़ लिया है, तो आने वाले सब्जेक्ट हमें इजी हो जाते हैं पढ़ने के लिए। इससे हमें क्या करना पड़ता है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी अच्छे से पढ़ना पड़ता है। अगर हम बात करें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, तो ये वीडियो सभी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे फार्मा हो, चाहे नर्सिंग हो, चाहे पैरामेडिकल, किसी भी मेडिकल स्टूडेंट्स हों, तो उनके लिए यह वीडियो इम्पोर्टेंट है। और एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी उससे भी इम्पोर्टेंट होती है, तो हमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें हम इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करने वाले हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग से हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को स्टार्ट करने वाले हैं। अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की, तो इसमें 5 पॉइंट दिए गए हैं। 5 पॉइंट में हम डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को देखेंगे, लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम को देखेंगे सेकेंड पॉइंट में। एंड थर्ड पॉइंट की बात करें तो इसमें हम बेसिक लाइफ प्रोसेस के बारे में जानने वाले हैं। इसके बाद है होम्योस्टेसिस के बारे में जानेंगे। 5वां पॉइंट जो आखिरी होता है वो बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी है, वो हम इसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम इन चीज़ों की बात करें तो ये हम अच्छी तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पहला पॉइंट को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी डेफिनेशन को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम इन पॉइंट की बात करें तो इनको हम सब बिल्कुल बारीकी से पढ़ने वाले हैं, सभी अच्छे से पढ़ेंगे। तो अगर हम इसमें डेफिनेशन एंड स्कोप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बात करें तो हम थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं अभी, फिर हम इसको अंदर से और भी इसको पढ़ेंगे। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हमें डेफिनेशन में पता चलता है कि डेफिनेशन होती क्या है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी होती क्या है। एंड स्कोप की बात करें, स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की, तो जो हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ने वाले हैं वो हमें किस काम आने वाली है। अगर हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमें क्या होता है कि जो भी हम डिसीज को फाइंड आउट करते हैं, डायग्नोस करते हैं, अगर किसी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है, तो हमें उसको डायग्नोस करने के लिए हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। तभी हमें क्या होगा, पता चलेगा कि यह बीमारी कौन सी बीमारी है एंड कहाँ है। तो हम उस बेसिस पे हम उस बीमारी का नाम रखेंगे कि ये बीमारी यह है, तब हम उसको डायग्नोस कर पाएंगे। तो इसी प्रकार हम स्कोप, बहुत सारा स्कोप होता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में जो हम पढ़ेंगे। इसके बाद अगर हम करें लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम के बारे में, तो लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल की बात करें तो एक बॉडी है तो वो बन कैसे रही है। एक सेल है, सेल से टिश्यू बन रहा है, टिश्यू से ऑर्गन बन रहा है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन रहा है, ऑर्गन सिस्टम से पूरी बॉडी बन रही है। तो ये सब हो कैसे रहा है उसको हम समझने वाले हैं आगे। जब सेकंड पॉइंट आएगा तो हम इसको समझेंगे। एंड बॉडी सिस्टम की बात करें तो बॉडी सिस्टम में बहुत सारे सिस्टम होते हैं जो एक स्पेसिफिक कार्य करते हैं। हर एक बॉडी सिस्टम अपना अपना कार्य करते हैं। जैसे एक अगर सिस्टम की बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो और CO2 छोड़ते हैं। तो इसी प्रकार हर एक बॉडी सिस्टम का हर एक सिस्टम है जो अलग अलग कार्य होता है। अगर हम बात करें बेसिक लाइफ प्रोसेस की, तो बेसिक लाइफ प्रोसेस क्या, ह्यूमन बॉडी को सरवाइव करने के लिए, जीने के लिए हर एक जितना भी सिस्टम बॉडी में है वो अच्छे तरीके से वर्क करेगा, तभी तो हम क्या कर पाएंगे, सरवाइव कर पाएंगे। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम जो अभी बताया है कि जब आदमी सांस लेगा और छोड़ेगा तभी तो, एक जैसे एग्जाम्पल है कि अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर सही से काम कर रहा है तो आदमी सरवाइव कर सकता है। अगर रेस्पिरेटरी सही से काम कर ही नहीं रहा तो कैसे सरवाइव करेगा आदमी, चलेगा कैसे, ज़िंदगी कैसे चलेगी। तो इसी प्रकार हर एक सिस्टम का एक प्रोसेस होता है जो नॉर्मली चलता है, तो आदमी एक स्वस्थ रहता है। और उस बेसिक लाइफ प्रोसेस उसी को कहते हैं, हम उसको अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अभी हम इसको थोड़ा इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, हम आगे चल के अच्छे से पढ़ेंगे इनको।
इसके बाद है बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। अगर हम इसके बाद डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, तो उसी पॉइंट को हमने यहाँ पे लिया गया है। तो इसमें है इट इज़ डिफाइंड एज इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो दोनों एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दोनों को कंबाइंड करके हमने एक डेफिनेशन बनाई है। आगे हम दोनों को अलग अलग डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो वो किस पे बेसिस होता है? अगर स्ट्रक्चर है तो इसको हम कहाँ पढ़ते हैं? एनाटॉमी में। एनाटॉमी में हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। और फंक्शंस की बात करें तो इसको हम फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। कहाँ पे? फिजियोलॉजी में। जो भी फंक्शन कर रहा है बॉडी तो उसको हम क्या करेंगे? फिजियोलॉजी में पढ़ने वाले हैं। और स्ट्रक्चर संरचना के बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे? एनाटॉमी में पढ़ने वाले हैं। तो इसके बाद हम डेफिनेशन को देखेंगे। अब हम बात करेंगे डेफिनेशन जो अलग अलग पढ़ने वाले हैं। एनाटॉमी की अलग डेफिनेशन पढ़ेंगे एंड फिजियोलॉजी की अलग डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एनाटॉमी की डेफिनेशन पढ़ेंगे, जिसमें दिया गया है इट इज़ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विथ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक क्या है? ब्रांच है साइंस की क्या है? एक ब्रांच है एनाटॉमी, जिसमें हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन। कोई भी ऑर्गन हो उसकी हम क्या करेंगे? एक स्टडी करेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे? एनाटॉमी कहेंगे। अगर हमने किसी भी संरचना, जैसे कोई भी ऑर्गन, जैसे हार्ट क्या है? एक ऑर्गन है। तो हमने उस ऑर्गन की स्टडी करी है, स्ट्रक्चर संरचना की स्टडी करना ही क्या कहलाता है? एनाटॉमी कहलाता है। हमने अगर संरचना की स्टडी की है कि इसमें हार्ट में इतने चैम्बर 4 चैम्बर होते हैं, कि कौन कौन से बॉल्व होते हैं और कितनी आर्टरी होती हैं, इसी प्रकार हमने इसकी संरचना की है, तो इसी को हम क्या कहेंगे? एनाटॉमी कहेंगे। अगर फिजियोलॉजी की बात करें तो फिजियोलॉजी में क्या होता है कि इट इज़ ब्रांच ऑफ साइंस। ये भी क्या है? एक साइंस की ही ब्रांच है विच डील विथ द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। डेफिनेशन सेम है, अंतर क्या है कि इसमें हम स्ट्रक्चर की क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम फंक्शंस की स्टडी करते हैं। फंक्शंस की बात करें तो हार्ट है तो पूरी बॉडी में कैसे ब्लड को सर्कुलेट कर रहा है। हार्ट है तो वो बॉडी में भेजेगा ब्लड भेजेगा, तभी तो हम क्या है? एक हमारे टिश्यू में, सेल में, ऑर्गन, सभी ऑर्गन्स में ब्लड जाएगा। तो इसी प्रकार कि हार्ट पंप कैसे कर रहा है, हार्ट वर्क कैसे कर रहा है, उसी को हम हार्ट की अगर हमने एक एग्जांपल लिया है, ऐसे ही सभी ऑर्गन को हम पढ़ेंगे कि फंक्शंस कैसे करते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे? फिजियोलॉजी कहेंगे। और अगर एनाटॉमी की बात करें तो उसमें हम संरचना पढ़ते हैं, और फिजियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? कार्य पढ़ते हैं कि वो कार्य कर कैसे रहा। सर इसको हमने पहले लिख लिया है, जैसे कि टाइम ज़्यादा लगे नहीं, क्योंकि हम अगर लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए हमने पहले लिख लिया है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। अब हम बात करेंगे लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो इसमें 6 स्टेप में दिया गया है कि 6 स्टेप में क्या हो जाती है? पूरी बॉडी बन जाती है। 6 स्टेप लगेंगे और पूरी बॉडी कंप्लीट हो जाएगी। तो वो कैसे होगी, इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूलर एंड केमिकल लेवल होता है। जो जैसे केमिकल लेवल है तो एक केमिकल से 2 केमिकल, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे केमिकल लेवल एंड मॉलिक्यूलर लेवल का होता है। क्या होता है कि अगर जब 2 से अधिक मॉलिक्यूलर एंड केमिकल लेवल जब जॉइंट होते हैं तो वो किसका फॉर्मेशन करते हैं? एक सेल का फॉर्मेशन करते हैं। एक क्या है? एक सेल है। फॉर एग्जांपल एक सेल है, तो आप सेलुलर लेवल पे आएंगे तो जब बहुत सारे मॉलिक्यूलर एंड केमिकल लेवल जब बहुत सारे बन जाएंगे तो उससे क्या होगा? सेल का फॉर्मेशन होगा। अब सेल का फॉर्मेशन होने के बाद जब बहुत सारे सेल 2 और मोर जब सेल
जॉइंट होंगे तो क्या बनाएगा, एक टिश्यू बनाएगा। क्या बनाएगा, एक फॉर एग्जांपल एक टिश्यू है, ठीक है, ये टिश्यू बना दिया है, यह टिश्यू लेवल की बात है। तो जब दो और दो से अधिक सेल जब जॉइंट होते हैं तो क्या बनाएगा, एक टिश्यू बनाएगा। अब टिश्यू बन जाने के बाद क्या होगा, बहुत सारे टिश्यू जॉइंट होने के बाद क्या बनाएंगे, एक ऑर्गन बनाएंगे, जैसे ऑर्गन लेवल जो 4th नंबर का है, ऑर्गन लेवल। जब बहुत सारे टिश्यू क्या होंगे, जॉइंट होंगे, तो उसे क्या कहेंगे, इसके बाद ऑर्गन बनेगा। जैसे कि हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, लंग्स भी बन सकते हैं, लंग्स बन गया, किडनी बन गई, बहुत सारे ऑर्गन्स बनाएंगे। ऑर्गन्स बनाने के बाद की अगर इसके बाद बात करें तो बहुत सारे ऑर्गन जैसे जी ऑर्गन, यहाँ पे ऑर्गन है, तो इन सारे ऑर्गन को ज्वाइंट करेंगे तो एक जब ज्वाइंट होंगे तो क्या होगा, एक सिस्टम लेवल पे बात आ जाएगी। तो सिस्टम लेवल पे अगर बात करें तो एक रेस्पिरेटरी सिस्टम बना लेगा, जो लंग्स है, लंग्स वो क्या होगा, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम बना लेगा, और जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कहलाएगा। इसी प्रकार बहुत सारे सिस्टम बन जाएंगे, ऑर्गन से मिलकर सिस्टम बन जाएंगे। और सिस्टम के बाद अगर बात करें तो ऑर्गेनिज्म लेवल की बात करें तो बहुत सारे सिस्टम मिलके फिर क्या बनाएंगे, बॉडी बना देंगे। तो इसी प्रकार क्या होती है, बॉडी बनती है। अगर सबसे पहले अगर बात करें तो बहुत सारी मॉलिकुलर एंड केमिकल लेवल की बात करें तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 बहुत सारे केमिकल मिलके एक जॉइंट होकर एक क्या करते हैं, सेल का फॉर्मेशन करते हैं। अगर बहुत सारे सेल बन जाएंगे, 2 से और मोर सेल का जब जॉइंट होंगे तो वो क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे। और जब बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे, एक ऑर्गन लेवल की बात करें तो बहुत सारे ऑर्गन बनाएंगे। ऑर्गन बनाने के बाद ऑर्गन की बात करें तो क्या होता है, लंग्स हो गया, एक क्या है ऑर्गन है, लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, ये सारे बहुत सारे ऑर्गन होते हैं। तो ऑर्गन बनाएंगे। ऑर्गन बनाने के बाद अगर बात करें तो सिस्टम लेवल की बात हो रही है, तो बहुत सारे जब ऑर्गन बनेंगे तो ऑर्गन से क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा, कि पूरा सिस्टम वर्क कैसे कर रहा है। अभी तो एक ऑर्गन लेवल की बात हुई, तो यहाँ पे एक ऑर्गन बनाया है, अगर ऑर्गन सिस्टम, अगर पूरा ऑर्गन का सिस्टम पूरा वर्क कब करेगा, जब पूरा सिस्टम बन जाएगा, अब और अकेले ऑर्गन बनने से तो कोई प्रोसेस चलेगी नहीं, तो ऑर्गन सिस्टम पूरा प्रोसेस बनेगा तभी तो। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो हमने खाना खाया तो वो क्या गया, ईसोफेगस के थ्रू हमारे क्या स्टमक में फूड गया, ठीक है। अब वो जब अकेला स्टमक बना है जब ऑर्गन, तो हम अगर खाना कैसे खाएगा, तो जब तक ऑर्गन है तो ऑर्गन या पूरा सिस्टम बनेगा, ऑर्गन सिस्टम, तभी तो क्या होगा, एक प्रॉपर फंक्शनिंग होगी। इसी प्रकार इसके बाद ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया, सारे सिस्टम मिलके क्या बनाएंगे, एक बॉडी बनाएंगे। बॉडी बनने के बाद एक प्रॉपर बॉडी वर्क करती है, इसी को हम क्या कहेंगे, लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसी प्रकार बॉडी का फॉर्मेशन एंड बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है। अगर हम बात करें कि बॉडी में सिस्टम होते कितने हैं, तो हम सिस्टम के ऊपर बात करने वाले हैं कि टोटल 11 सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में कितना, 11 सिस्टम होता है, जिसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिसमें सबसे पहला जो है वो नर्वस सिस्टम क्या है, एक बॉडी का ही क्या है, एक सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्शन सिस्टम एंड इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये सारे कितने 11 सिस्टम हैं। तो इनको हमें पढ़ना है बॉडी में, कि बॉडी में कैसे काम करता है। इन सभी सिस्टम को पढ़ेंगे तभी हमें क्या होगा, एक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी अच्छे से समझ में आएगी और हम किसी भी डिसीज को डायग्नोस कर सकते हैं, हम इन सारे सिस्टम को पढ़ने के बाद। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं क्या,
बेसिक लाइफ प्रोसेस।